हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकेडमी कैरियर में। बच्चों, हमारा सेकेंड लेक्चर बहुत दिनों बाद आ रहा है। आज हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, फर्स्ट सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का उपयोग क्या है, केमिस्ट्री का जो यूज़ हम लोग करते हैं डेली लाइफ में वो कहाँ पे कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिसके द्वारा कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर? कोई भी रिएक्शन सबसे नहीं होती है। जैसे हम हैं, हम लोग क्या भी करें, कुछ भी करें, किसी स्पेसिफिक लोगों से ही अपना कॉम्बिनेशन कर पाते हैं, उन्हीं से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो पाती है, सबसे तो मैच हो नहीं पाती है। तो किसी भी रिएक्शन की अगर बात करते हैं, कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं, तो कुछ उसका रूल होता है, कुछ उसके लॉज होते हैं जिसके द्वारा ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? कोई भी रिएक्शन है, जैसे हमने कहा कि H2+Cl2 गिव्स 2HCl, हमने ये भी कह दिया H2+Cl2 गिव्स H2Cl2, तो H2Cl2 तो रॉन्ग है, 2HCl सही है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्या रीज़न है ऐसा होना? दूसरा, अगर हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक दूसरे से कंबाइन करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करने पे भी नए रूल्स लगते हैं, कुछ रूल्स लगेंगे। तो इन्हीं सब रूल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ गिवन होते हैं। हम लोग एक एक लॉ डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है? फर्स्ट लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा, मास मतलब द्रव्यमान, कंजर्वेशन में संरक्षण। हम लोग यहाँ बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके? अब देखिए बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, सबने पढ़ा है, सबको पता भी है कि पूरे टोटल यूनिवर्स का मास और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग जितना खाना खाए हैं आज तक, जितना भी वेट हम लोग अगर पूरे भोजन का वेट कर लो तो 2-3 ट्रक खाना खा चुके होंगे लेकिन प्रोडक्ट कितना है? 85 किलो। तो आखिर 2-3 कुंटल का वेट कहाँ गया? 2-3 कुंटल का वेट कहाँ गया? तो बेटा हम लोगों की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन देखा जाए तो ये हम लोग बात करेंगे टोटली ओवरऑल बात करेंगे कि मास प्लस एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कांस्टेंट। मास भी कांस्टेंट होता है और एनर्जी भी। ठीक है? ये लोग दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो कन्वर्ट होने के कारण ये कोई मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा, तो टोटल ओवरऑल मास कांस्टेंट मानते हैं। पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी प्लस मास कांस्टेंट होता है। ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में से हम यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन की बात करते हैं कि हमेशा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके? तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास हम रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास हम लोगों को प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है? जैसे अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, H2+Cl2 गिव्स 2HCl। H2Cl2 क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। 2HCl क्या है? प्रोडक्ट। अगर मास की बात करें बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्लोरीन का 71 हो गया, ये 2 ×
1 हो गया हाइड्रोजन का प्लस 35.5। ओके, इसको ऐड कर लीजिए तो 73 ग्राम, और इनको ऐड कर लीजिए तो आपका 36 टू जा 73 ग्राम। ओके, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत बेटा? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपका एक टाइप रिएक्शन होती है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाई स्कूल में देखा होगा आपने। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, ये दो आयनिक प्रोडक्ट हैं। आयनिक प्रोडक्ट में यानी यहाँ से NaNO3 अलग हो गया और AgCl अलग हो गया। ओके, तो देखिए बेटा, Ag और NO3 का जब मास हम मानते हैं, ये मान ले 170 ग्राम। इसके मोलर मास क्या मान लेते हैं यहाँ पर 170 ग्राम, और NaCl में आप ले लीजिए 58.5 ग्राम। ओके, तो अब बेटा ये जो बना है ये बना है 85 ग्राम, और AgCl है 143.5 ग्राम। अगर बच्चों दोनों को ऐड करिए, रिएक्टेंट का टोटल मास देखिए और प्रोडक्ट का टोटल मास देखेंगे, तो दोनों का मास कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा। सॉल्व करिए आप लोग, देखिए इनका टोटल मास ऐड कर लीजिए और इनका टोटल मास ऐड कर लीजिए, तब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है कि नहीं है। चेक करिए, तो क्या निकलेगा? दोनों का मास इक्वल निकलेगा, सेम निकलेगा। और सेम निकलेगा तो दोनों लोग कैसे हैं बेटा? दोनों लोग का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ये आपको गिवन होगा या किसी का मास पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि AgCl का 90 ग्राम और इसका हमने मान लिया, सपोज करिए AgNO3 का 90 ग्राम लिया और इसका ले लिया मैं 21 ग्राम, आपको AgCl का पूछ रहा है कितना वेट बनेगा और इसका निकला 30 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, इसी कंजर्वेशन मास से निकाल लेंगे। 90 प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 30, देन x इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 111 माइनस 30। सॉल्व कर लीजिए, 1 एंड 8, 81 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 81 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी कंजर्वेशन ऑफ मास में दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा है क्या? लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब स्थिर, नियत, चेंज नहीं होगा, और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बच्चों, अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है, बेटा किसी एटम भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, आप लोग आयन भी कह सकते हो, कोई भी एटम या एटम या दूसरे एटम से मिलता है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है, तो कोई कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड बेटा किसी भी सोर्स से मिलता हो, किसी भी सोर्स से कंपाउंड मिले, वो उसका जो रेशियो है, कंपाउंड का रेशियो है। जब एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो कंपाउंड जो मिला है आपका, वो कंपाउंड कैसा है बेटा? कंपाउंड का जो रेशियो, कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आपको ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोर्स चाहे कुछ भी हो, सोर्स से मतलब नहीं है बेटा। जैसे सपोज करिए हमारे पास है अपना सबसे जाना पहचाना वाला एलिमेंट कंपाउंड H2O। H2O में अगर मोलर मास का जो रेशियो देखते हैं, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16,
इनका मोलर मास रेशियो अगर सॉल्व आउट करेंगे तो 1:8। ओके बेटा, किसी को दिक्कत? अब देखिए बेटा, H2O आपको चाहे रेन वाटर से मिले, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, कहीं से भी मिलता है, और चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर कहीं से भी मिलता हो, तो ये बेटा आपका H2O के जो एलिमेंट का मास रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि उनके जो एलिमेंट होते हैं उनका हमेशा जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, वो चाहे जिस फॉर्म में मिले। ठीक बेटा, बेटा इसमें हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन है आपका 5 ग्राम सिल्वर डिजॉल्व इन एक्सेस नाइट्रिक एसिड। 5 ग्राम सिल्वर को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। 5 ग्राम सिल्वर को नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व करने पर दो स्टैंडर्ड जो मिलता है, जो मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है बेटा AgNO3। अब बेटा यही इसी AgNO3 को हमने NaCl से रिएक्शन कराया, ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl, देन 0.66 ग्राम AgCl फॉर्म्ड। ठीक बेटा, Ag को HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद इसने कहा है क्वेश्चन में कि इसको NaCl से रिएक्ट कराया गया तो 0.66 ग्राम AgCl मिला। ओके बेटा, सेकंड में कह रहा है 1 ग्राम मेटलिक एसिड, 1 ग्राम मेटेलिक सिल्वर को ट्रीट किया जाता है, हीट किया जाता है ड्राई Cl2 से। तो इसमें कह रहा है ड्राई Cl2, देन 1.32 ग्राम AgCl फॉर्म्ड, 1.32 ग्राम AgCl फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन समझ बेटा, क्वेश्चन गिवन है 5 ग्राम Ag को HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो आपका कोई कंपाउंड बनता है, उस मिक्सचर को फिर से एक्सेस ऑफ NaCl में ट्रीट कराते हैं तो आपको 0.66 ग्राम AgCl मिलके तैयार होता है। ओके, सेकंड कह रहा है, कंडीशन कह रहा है 1 ग्राम मेटलिक Ag को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करवाने के बाद हमको 0.32 ग्राम AgCl प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट दिस डाटा कन्फर्म द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप लोग बच्चों 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इसको चेक करें। ट्राई कर लिया आपने? अब देखिए बोर्ड पर, देखिए बच्चों हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनका रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस बेटा हम लोगों को यही चेक करना है कि कैसे हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा Ag की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 ग्राम। Ag की वैल्यू 5 ग्राम है। नेक्स्ट बेटा आपका AgCl की कितनी वैल्यू बेटा? 0.6 ग्राम। ओके, AgCl की वैल्यू 0.66 ग्राम, Ag की मास है 5 ग्राम, तो बेटा Cl का मास कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम तो ये हो जाएगा 0.16 ग्राम। ओके, तो बेटा इसका रेशियो निकालना है तो Ag रेशियो Cl हो गया बेटा आपका, Ag का है Ag है 0.5 अपॉन 0.16 ग्राम। ओके, अब बेटा यहाँ पर चेक करते हैं 1 ग्राम मास ऑफ
मास ऑफ Ag इज इक्वल टू 1 ग्राम, मास ऑफ AgCl 0.32 ग्राम। तो मास ऑफ Ag इक्वल टू 0.32 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.32 ग्राम। अब यहाँ का रेशियो देख लेते हैं बेटा, इसका है 1 Ag/Cl करके चेक कर लें, 1/0.32। तो बेटा हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो जो इसका आंसर निकलेगा वो होगा 3.125। ओके, और इसको भी सॉल्व आउट करेंगे तो 3.125। तो इसका भी जो रेशियो निकला है 3.125, इसका भी रेशियो निकलेगा 3.125। तो इसके अनुसार हम लोग को पता चल जाता है कि जो डिफिनिट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसमें हमेशा जो एलिमेंट का रेशियो है दोनों का सेम है। बेटा आया समझ में? चलिए अब हम बेटा थर्ड लॉ की बात करते हैं। बेटा किसी को कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा और हमसे ज़रूर कंफर्म करेगा, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको क्लियर होगा, ठीक है? चलिए थर्ड है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, सपोज करिए कोई भी एलिमेंट है Me टाइप का, मेटल और एलिमेंट, मेटल और कोई ये पॉजिटिव कोई नेगेटिव, कोई भी दो एलिमेंट मान लो, और सेकेंड बेटा बन गया आपका Me2 टाइप का, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो दूसरा कंपाउंड है, जो सेम कंपाउंड से जिसका मास कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट मास से जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उनका जो दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपल रेशियो में मिलेगा। M और M का तो रेशियो सेम ही रहेगा। E और E2 का जो रेशियो होगा, E और अगर E2 का जो रेशियो देखेंगे अगर हम लोग तो बेटा 1:2 आएगा। तो कैसा रेशियो बेटा? सिंपल रेशियो, ठीक है? देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका N2O है, NO है, NO2 है, ठीक है? तीन ही ले लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख लेते हैं। नाइट्रोजन बेटा 14 होता है, 14 2 जा 28 ग्राम, यहाँ पर 14 ग्राम और यहाँ पर 14 ग्राम, ठीक बेटा? ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर हो गया बेटा 16 ग्राम, ये भी 16 ग्राम और ये बेटा किस फॉर्म में? 32 ग्राम मोलर मास के कंपेयर में, ठीक बेटा? अब देखो क्या करते हैं इसमें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर रेशियो हम बराबर कर लें, अगर इसका रेशियो हम बराबर कर लें तो ये हो जाएगा इंटू टू। तो ये भी तो बेटा आपको बराबर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम। अब जरा तीनों ऑक्सीजन का जो तीनों वैल्यू निकली है आपकी, इन तीनों का अगर रेशियो देखा जाए तो 1, इसका 1 और इसका 2, इसका 4। तो ये लोग आपस में किस फॉर्म में है बेटा? सिंपल फॉर्म में, सिंपल रेशियो फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं,
ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जब दो एलिमेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो जो कंपाउंड दूसरे के फिक्स मास से कंबाइंड होता है उनका आपस में जो रेशियो होगा, फिक्स मास किसका बेटा, नाइट्रोजन का मान लें, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इनका रेशियो एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में आता